गुड़गांव लोगों को लगता है कि ये पीक पे है, तो ये गलत बात है। गुड़गांव पीक पे नहीं है। एयरपोर्ट अगर नहीं होता ना गुड़गांव के पास, तो गुड़गांव नहीं बनता। नोएडा से या गुड़गांव से जो सिटीज़ लगी हुई हैं, वहाँ पे जब ये इंफ्रा पहुँच रहा है तो वहाँ का रियल एस्टेट आप कैसे चेंज होते हुए देख रहे हो? तो भाई अगर इंफ्रास्ट्रक्चर जेवर में नहीं आता या नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बनता, तो आप जो नोएडा में जो बूम देख रहे हो शायद वो नहीं देखते। तो जैसे एक टाइम पे गुड़गांव था, फिर नोएडा की हाइप मची, शायद हो सकता है अगले 5 साल 6 साल बाद हम देखेंगे कि वही सेम चीज़ फरीदाबाद में शूट मारेगी। कि जब आप मेट्रो के अंदर ट्रैवल कर रहे हो, ताजमहल को देख रहे हो, वो अलग एक्सपीरियंस है। जैसे मेरठ में जब RITS भी ओपन हुआ था, तो ये सब बिग डील। धुलेरा में कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन बहुत फास्ट है। लेकिन अगर आपको गुजरात समझना है, अगर आपको धुलेरा समझना है, एक गिफ्ट सिटी घूम गया कि अगर 10 साल पहले अगर आप किसी को बोलते कि यार ट्रेन में ना आपको जैसे प्लेन में मिलता है कि एयर होस्टेस आती है ना, खाना देती है, ऐसा उस लेवल की फैसिलिटी मिलेगी, तो आप कहते हैं कि यार शायद ये मुमकिन नहीं हो सकता है ना। अब हम लोग उस समय उतना विजन इंडियंस लेके नहीं चलते थे। थोड़ा सा अपने पिटारे से निकाल के कुछ ऐसी न्यूज़ बताओ लोगों को कि ऐसी कुछ चीज़ें जो आने वाली हैं आने वाले टाइम में, या फिर गवर्नमेंट कुछ प्लान कर रही है, बिकॉज आप आजकल तो गवर्नमेंट के साथ भी बहुत काम कर रहे हो। देखो काम तो हम सबके साथ कर रहे हैं बट हाँ मुझे लगता है कि जय भूमि जय भारत। जहाँ जहाँ भी रियल एस्टेट बढ़ा है वहाँ वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हुआ है, या फिर मैं ये कहूँ कि जहाँ जहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है वहाँ वहाँ रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़े हैं। किसी भी लोकेशन पे, चाहे वो इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हुआ है, जहाँ पे सहूलतें बढ़ी हैं, वहाँ पे रियल एस्टेट के प्राइसेस भी बढ़े हैं। अब इंडिया में पिछले 3 से 4 सालों में हमने एक बहुत अच्छा रियल एस्टेट के प्राइसेस में बूम देखा है। उसके रीजंस क्या हैं, आज हम इस पॉडकास्ट में उसके बारे में बात करेंगे। और अगले 5 साल या 10 साल में कौन सी ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे इंफ्रा अच्छा होने वाला है या इंफ्रा अच्छा हो रहा है, और वहाँ के रियल एस्टेट के प्राइजेस भी बढ़ना ऑलरेडी चालू हो गए और आने वाले 5 साल 10 साल में एक अच्छा बूम देखेंगे। इस सारी डिस्कशन के लिए मैंने आज इनवाइट किया है हमारे पॉडकास्ट पे मिस्टर राजन सिंह को, जो खुद एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्फ्लुएंसर मैं कहूँगा उनको, बिकॉज आज की डेट में इंडिया में अगर हम बात करें, ही इज़ ऑन नंबर 1 व्हेन इट कम्स टू इंफ्रा कैटेगरी। उनका चैनल भी है यूट्यूब पे RS लाइव के नाम से, तो अगर आपने नहीं देखा आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आज हम उनसे समझेंगे कि इंडिया में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज क्या क्या चल रहा है और कौन सी ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, जिसको आज आप देख के वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो। तो इस पॉडकास्ट को आप अंत तक जरूर देखिएगा, बिकॉज हमने ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पे बात की है, बहुत सारी ऐसी मार्केट्स पे बात की है जहाँ पे आप आने वाले टाइम में इन्वेस्ट करके एक बहुत अच्छा रिटर्न बना सकते हो। तो चलिए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। भाई एक बात बताओ, बीइंग अ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्फ्लुएंसर और समबडी हु लव्स शूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके हिसाब से आपने जब से स्टार्ट किया और अब तक आपने इंडिया में क्या चेंज देखा है, या इंडिया में क्या चीज़ें बदलते हुए देखी हैं जैसे जैसे आपने शूट चालू किया, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले गए हो, ठीक है? आपने इंडिया के, और मैं ये बात कर रहा हूँ Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ की, वहाँ आपने क्या चेंज देखा है? Tier 1 में तो ऑब्वियसली सबने देखा है, जो मेजोरिटी हमारी ऑडियंस है वो Tier 1 से ही ज़्यादा है, बट Tier 2 Tier 3 में आपने क्या डिफरेंस देखा है? देखो एक ना सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आया Tier 2 पे, चलो एक रोड तो है ही इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि रोड हर किसी को कनेक्ट करता है। रोड एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी न किसी ने लाइफ में एक बार तो यूज़ किया ही होगा। मतलब मैं पूरे इंडिया के पॉपुलेशन की अगर बात करूँ, तो जो मेजर उसके बाद बदलाव आपको देखने को मिल रहा है वो मेट्रो है। तो मेट्रो जैसे हर सिटी में अब काम चल रहा है, चाहे वो चेन्नई हो, बेंगलुरु हो, राइट, पटना हो, इंदौर हो, भोपाल हो, आगरा हो, कानपुर हो, लखनऊ हो, तो इन सभी सिटी में मेट्रो का काम चल रहा है। तो उसका इम्पैक्ट भी अगर आप देखोगे तो वो वहाँ के लोगों पे, उनके रहन सहन पे और वहाँ की मार्केट पे, हर चीज़ पे आपको देखने को मिलेगा। तो मेट्रो मेरे को लगता है आफ्टर रोड कि सबसे ज़्यादा मेट्रो ने एक बड़ा इम्पैक्ट डाला है। रेलवे तो पहले से ही था इन सब सिटियों में जिसका मैंने नाम लिया, और मेजर सिटी में है रेलवे, बट एक मेट्रो ने एक बड़ा बदलाव लाया है। जैसे अगर आप नॉट श्योर रिसेंटली आगरा कब गए हो, लेकिन अब आप जब जाओगे वो अलग फील आता है, एक अलग वाइब्स आती है कि जब आप मेट्रो के अंदर ट्रैवल कर रहे हो, ताजमहल को देख रहे हो, वो अलग एक्सपीरियंस है। उसको आप ऐसे जगह वही सिटी में जाके 5 साल पहले एक्सपीरियंस शायद नहीं कर पाते, लेकिन आप अब ये कर रहे हो, राइट। और जब इन सिटी में मेट्रो खुलता है, जब ओपन होता है, जब वहाँ पे जाओगे ओपनिंग वाले दिन, जो
वहाँ का जो माहौल होता है, लोग जो होते हैं ना, जैसे एक तो मैं जब मैं अयोध्या जी रेलवे स्टेशन स्टार्ट हुआ था वहाँ गया था, या फिर आगरा मेट्रो में, भाई वो जो वेलकमिंग सीन होता है ना, लोगों की आँख में वो जो चमक होती है, वो किसी भी एज के हो, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हो, सबको एक लगता है कि एक ऐसी चीज़ है जो अब मेरी सिटी में, मेरे शहर में आएगी। जैसे मेरठ में जब RRTS भी ओपन हुआ था, तो इट्स अ बिग डील कि लोग वाज लाइक वेरी वेरी हैप्पी कि भाई वो हुआ है जो हमने कभी सोचा नहीं था। सोचो मेरठ में, चलो उसको ज़्यादातर लोग तो मेट्रो ही बोलते हैं, चलो मैं मेट्रो ही बोल दूँ, लेकिन ये बड़ी बात है भाई। उस जगह पे मेरठ, जिस मेरठ को जाने में हमें और आपको दिन दिन भर लग जाते थे, चलो रोड बना तो 45 मिनट 1 घंटे में पहुंच जाते हो, अब उस मेरठ में ट्रेन दौड़ रही है RRTS की, जहाँ पे 160 की स्पीड से ट्रेन पिलर के ऊपर दौड़ती है, तो लोगों का जो एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत कमाल का होता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर तो मुझे लगता है, देखो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर को 2019 से स्टार्ट किया कवर करना। जब मैंने स्टार्ट भी किया था तो मुझे नहीं लगता था कि शायद कोई कोई देखेगा, लेकिन अच्छे खासे लोग देखते हैं और पसंद भी करते हैं। ठीक वैसी चीज़ था कि लोगों को लगता था कि यार पता नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पर लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे कि नहीं, बनेगा तो किसको क्या फर्क पड़ता है या किसी, लेकिन अब देखो हर कोई चाहता है कि मेरे यहाँ से एक्सप्रेसवे, अब धरने इस बात के लिए होते हैं कि मेरे यहाँ इंटरचेंज पे होने चाहिए मेरे गांव में, है ना। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का स्टोरी ले लीजिए आप, चाहे आप ये बुंदेलखंड या फिर कोई भी नया एक्सप्रेसवे बन रहा हो, उस पर आपने स्टोरी जरूर सुनी होगी कि यार गाँव वालों ने प्रोटेस्ट कर दिया हो कि इसलिए क्योंकि इंटरचेंज चाहिए। तो एक बड़ा बदलाव है और ये बहुत अच्छा बदलाव है, मैं कहूँगा बहुत ही वेलकमिंग। ओके। एंड जैसे ही हम इंफ्रा की बात करते हैं, इंफ्रा के साथ साथ रियल स्टेट ऑटोमेटिकली दोनों की दोनों साथ साथ ही चलते हैं। जैसे हम पीछे भी बात कर रहे थे, आपने बोला कि जब भी कोई प्रॉपर्टी देखने आता है सबसे पहले रोड की बात होती है। अब क्योंकि छोटी सिटीज़, स्पेशली जो सिटीज़ टीयर 1 सिटीज़ से लगी हुई हैं, जैसे नोएडा से या गुड़गांव से जो सिटीज़ लगी हुई हैं, वहाँ पे जब ये इंफ्रा पहुँच रहा है तो वहाँ का रियल स्टेट आप कैसे चेंज होते हुए देख रहे हो कि जो लोग यहाँ नहीं अफोर्ड कर पा रहे, क्या वो लोग वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि आज आना जाना बहुत फास्ट हो गया? देखो, एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा इंफ्रास्ट्रक्चर का ये हुआ ना कि इसका फ़ायदा इम्पैक्ट हर सेक्टर को देखने को मिला है। इंफ्रास्ट्रक्चर जब बेहतर हुआ है, सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा लगाया, और इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा भी अगर सरकार ने लगाया तो बहुत सारे उसके रीजंस है, बहुत सारे डेटा है जिनको उन्होंने फॉलो किया है। क्योंकि कोई भी ग्रोइंग कंट्री हो या फिर डेवलप्ड कंट्री हो, सुपर पावर हो, उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग किया है। लोग चाइना के बारे में एग्जाम्पल देते, आपने देखा होगा, दुबई के बारे में देता होगा या US के बारे में, लेकिन उनके जब बैक हिस्ट्री को आप निकालोगे तो उन्होंने, उनकी सरकारों ने पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत लगाया। ठीक है, उनकी पहली सरकारों ने लगाया तो आज उसका बेनिफिट मिल रहा है उनकी पब्लिक को, उस कंट्री को। सेम आज ये सरकार कर रही है कि आज इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना पैसा इसीलिए लगा रही है क्योंकि फ्यूचर बेहतर हो सके। ठीक है, अब चलिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे बन चुकी हैं, तो इसका फायदा 2 सेक्टर को सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिला होगा, एक ट्रांसपोर्ट और दूसरा रियल एस्टेट। अब लोग गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, राइट। तो अब लोगों के दिमाग में क्या है कि अच्छा ठीक है, आगरा जाना ना, हाँ ठीक है सुबह चले जाएंगे, बिकॉज मैं इंडिपेंडेंट हो गया, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास वो रोड भी है, वो कनेक्टिविटी भी है। मैं गुड़गांव से भी आना चाहता हूँ तो मैं KMP पकड़ूंगा भाई, आगरा एक्सप्रेसवे की मदद से, या लखनऊ की एक्सप्रेसवे, लखनऊ में आराम से पहुँच जाऊँगा। तो मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं कि मेरी ट्रेन इतने बजे पकड़नी है या इतने बजे नहीं। पहली बात तो ये होगी। तो लोगों का रुझान भी थोड़ा ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्ट करने का या जो व्हीकल्स में इन्वेस्ट करने का वो बढ़ा है। नंबर ऑफ व्हीकल सोल्ड भी अगर आप देखो कंपेयर टू लास्ट 10 ईयर्स के, तो अभी आपको बहुत ज़्यादा मेजर चेंज दिखेगा। तो एक ये सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पहले लोग सोचते थे कि यार खरीद लूँगा, चलाऊँगा कहाँ पे। सही बात है। ठीक है, तो आप तो खरीदोगे तब ना जब आपके पास रोड हो, हाईवे हो। अब वो चीज़ें निकल गई दिमाग से। अब तो लोग ये सोचते हैं कि अरे हाँ यहाँ भी तो बन गया, चलो खरीद लेते हैं। एक ये है। दूसरा रियल एस्टेट ऑफकोर्स, क्योंकि अब क्या है कि रास्ते जब कहीं से गुजरते हैं, पहले ये था, पहला कॉन्सेप्ट ये था कि पहले ब्राउनफील्ड हाईवे बनते थे, मतलब ब्राउनफील्ड से जो पुराना रोड है उसी को चलो वाइडर कर दिया, तो रियल एस्टेट को उतना ज़्यादा फायदा नहीं मिलता था। अभी ये जो ग्रीनफील्ड का कॉन्सेप्ट आया है कि चलो एक नई रूट, एक नया अलाइनमेंट बनाते हैं, तो उसमें जो सिटी नई नई कनेक्ट होती है ना, उस जगह पे या उस सिटी के जो बैक साइड एरिया वो बोलो या पार्ट जिसमें कनेक्ट करता है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बता दूं, चलिए NCR में ही अगर मैं बोल दूं आपको, तो भाई अगर इंफ्रास्ट्रक्चर जेवर में नहीं आता या नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बनता, तो आप जो नोएडा में जो बूम देख रहे हो शायद वो नहीं देखते। तो इसका सबसे बड़ा एक रीज़न तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही है, प्लस एक्सप्रेसवे भी है। अगर KMP नहीं बनता तो फिर आप फरीदाबाद और पलवल काहे को सोचते। अब चलो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बना है, तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की वजह से देखो फरीदाबाद को भी फायदा हो रहा है, राइट। दिल्ली को भी होगा, आपको उतना ज़्यादा नहीं होगा कि दिल्ली ऑलरेडी एक बसी बसाई जगह है, तो शायद वहाँ पे उतना ज़्यादा अप्रोच या उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, फरीदाबाद में तो है। जिस फरीदाबाद को अभी तक ऐसा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ही फरीदाबाद नीचे गया है, अदरवाइज फरीदाबाद में कोई ऐसी रीजन नहीं है फरीदाबाद को नीचे जाने का। लोकेशन बहुत अच्छी है, इंडस्ट्री भी है, JCB जो हर कोई देखता है जानता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है।
इंडस्ट्री अच्छी खासी है वहाँ पे, और लेकिन सबसे बड़ा जो मेन ब्लॉकेज था ना उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर था। एयरपोर्ट पास में था नहीं फरीदाबाद के कभी, एक्सप्रेस वे था नहीं एयरपोर्ट पे कनेक्ट करने के लिए भी, चाहे वो अब जो बन गया है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, या जो जेवर एयरपोर्ट जिसे नोएडा इंटरनेशनल बोलते हो, तो नोएडा इंटरनेशनल को लोगों को लगता है कि भाई सिर्फ नोएडा को ही फायदा होगा, लेकिन आप ये बोल रहे हो कि भाई फरीदाबाद को भी उतना ही फायदा ज्यादा होगा। फायदा है भाई, 25 मिनट। हाँ 20 मिनट में 20-25 मिनट आपने बोला, सही बोला, हार्डली। या फरीदाबाद के किसी भी सेक्टर से 25 मिनट पहुंच जाओगे। तो ये आप सोचिए कि जितना जेवर या नोएडा को हो उतना ही भाई फायदा फरीदाबाद को भी होगा। तो फरीदाबाद को डेवलप होने में जो लास्ट 10 ईयर में आपने देखा और नेक्स्ट 10 ईयर इट विल बी कंप्लीट गेम चेंजर, और आई थिंक मैं बोलूँगा 360 डिग्री चेंज होगा बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर जो फरीदाबाद का मार्केट है या फरीदाबाद का जो रियल एस्टेट है। मैं एनसीआर में अगर बोलूँ तो सबसे ज़्यादा लोग, क्योंकि देखो मैं रियल एस्टेट नहीं करता बट येस ऑफकोर्स मैं इंफ्रास्ट्रक्चर करता हूँ, तो मैं आप जैसे लोगों से मिलता रहता हूँ, जो दोस्त लोग हैं मेरे जो रियल एस्टेट करते हैं, चाहे वो गुड़गांव बैठे हो नोएडा बैठे हो, वो लोग हमेशा या तो गुड़गांव की बात हो रही होती है, नोएडा की बात हो रही होती है, जेवर की बात हो रही होती है, वो हाइप लाइन की जो हाइप में है इसमें, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा फरीदाबाद की। ये एक देखना अचानक से ये निकल के आएगा क्योंकि सबकी नजर अभी नोएडा और गुड़गांव पे टिकी है ना, क्योंकि गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेस बना है, ठीक है, UER2 है तो चंडीगढ़ रोड पे कनेक्ट करता है, एयरपोर्ट कनेक्ट करना आसान हो गया है। इधर थोड़ा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वजह से मार्केट पूरा है अच्छा खासा है, ठीक है, और लेकिन जो बीच में साइलेंट वाला सीन है ना वो फरीदाबाद का है। अभी भी रेट वहाँ पे वही है जो हाँ स्टेबल है। हाँ अभी वो रॉकेट साइंस वाला सीन नहीं, रॉकेट तो नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है वो करेगा ही, क्योंकि बस एक किसी बड़े नॉन बिल्डर का अनाउंसमेंट होना है कि जी हम फरीदाबाद में आ रहे हैं, फिर आप प्राइस देखना उस जगह का। क्योंकि मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, जिस दिन ये जो कनेक्टिंग रोड है वो चालू हो गया और फरीदाबाद से एयरपोर्ट पहुंचना, नोएडा चाहे वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही हो कि 20 मिनट में आप पहुंच, देखो फरीदाबाद से आप 25 मिनट में तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच गए, दुनिया भर में चले गए जहाँ भी आपको फ्लाइट लेके जाना। उसके बाद दिल्ली से फरीदाबाद और भी पास हो जाएगा भाई। जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस स्टार्ट होता है तो आपका आश्रम से स्टार्ट होता है, ठीक है, उसका जो पार्ट है दिल्ली वाला पूरा पार्ट तो एलिवेटेड है भाई 12 किलोमीटर का, तो वो 12 किलोमीटर क्रॉस करने में आपको कितना लगेगा टाइम, हार्डली मैं बोलता हूँ चलो 8 मिनट या 10 मिनट मान लेता हूँ, तो 12 मिनट में तो फरीदाबाद में। तो सबसे ज़्यादा फायदा इस हिस्से का तो फरीदाबाद को ही होगा, दिल्ली को तो उतना होगा नहीं, दिल्ली में तो बस वो एक रास्ता है मिल गया एक्स्ट्रा। तो फरीदाबाद में फ़ायदा इसलिए कि फरीदाबाद हर चौक पे उसका इंटरचेंज है, हर चौक से कनेक्टिंग पॉइंट है। तो अब उस बंदे को चाहे जयपुर जाना हो, किसी को फरीदाबाद में रह रहा हो, उसको आगरा जाना हो, कल को इंदौर उज्जैन मुंबई जाना हो, भाई आसानी से जा सकता है वो, उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसा लगता था कि साइड का हिस्सा है जो NCR का, वो अचानक से बीच में आ गया, क्योंकि उसके चारों तरफ से आप देखो तो प्रोजेक्ट घिरे पड़े हैं। एक तरफ उसके दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस लग रहा है, एक तरफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लग रहा है, एक तरफ उसके दिल्ली और पास आ गया, ठीक है। ये जो आपको कोटा जयपुर भोपाल इंदौर जो दूर लगता था फरीदाबाद वो और पास है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस है ना, तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस तो और पास हो ही गया उसके। तो जो सिटी ऐसे साइड में लाइन में लग रही थी ना अचानक से बीच में आ गई है, और ये इस पर सच में बता रहा हूँ किसी का उतना ज़्यादा ध्यान नहीं है। आई थिंक मुझे लगता है कि जैसे एक टाइम पे गुड़गांव था, फिर नोएडा की हाइप मची, नोएडा वो जा रहा है, शायद हो सकता है 5 साल 6 साल बाद हम देखेंगे कि वही सेम चीज़ फरीदाबाद में शूट मारी। हाँ बिल्कुल, मैंने बोला ना कि उसका बस एक सॉलिड सा यही रीजन है, किसी दिन कोई एक डेवलपर वेल नोन आ गया फिर आप देखना उसका, क्योंकि उस जगह पे एक इंसान को जो चाहिए ना वो सारी चीज़ें हैं उस सिटी में। हॉस्पिटल आपको चाहिए, अच्छे स्कूल्स चाहिए, अच्छे सेक्टर से, सब कुछ है उस जगह ऑलरेडी है। बस मेन था कि कनेक्टिंग नहीं है भाई, कनेक्ट कैसे करेंगे, है ना। एक ही रूट है वो फरीदाबाद दिल्ली वाला, उस पर जाम रहता है, टोल है, ये वो बहुत सारे रीजन्स थे लोगों के। अब तो नहीं है रीजन, अब तो सीन खत्म हो गया। इनफैक्ट इसीलिए अगर आप देखोगे तो जब आप दिल्ली से इधर वाले हिस्से पे जाओगे तो आसानी से चले जाओगे आश्रम से। अब आश्रम से कोई फरीदाबाद जाने को सोचेगा नहीं, या नोएडा से भी उसको फरीदाबाद जाना है, ऑफिस में जॉब कर रहा है तो चला जाएगा। RITES का स्टेशन है मान लो जो सरायकाला का है, वहाँ भी किसी को आना है तो वो भी फरीदाबाद से ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, क्योंकि वो इंटरचेंज उतरता ही वहीं पे है। सही बात है। तो वहाँ से कनेक्ट करना भी आसान नहीं है, आसान है, उतरना भी आसान है। तो ये एक सिटी है जिसको मुझे लगता है कि 10 साल में आपको बहुत बड़ा चेंज मिलेगा, क्योंकि देखो नोएडा और ग्रेटर नोएडा और गुड़गांव उसकी बात तो हर कोई कर रहा है और वो हो ही रहा है, तो वो होगा भी। मैं ये नहीं बोल रहा कि ऐसा डाउन हो जाएगा, बट हाँ थोड़ी रफ्तार तो कम होगी, बट रफ्तार अगर किसी की बढ़ेगी तो NCR के एकदम क्लोज में अगर दिल्ली के पास में देखूँ तो भाई इसी का बढ़ेगा, फरीदाबाद इज वन ऑफ दैम। अच्छा, एक चीज़ जो मैं बेसिकली अभी जो सरकार है, मैं आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन एनी गवर्नमेंट, बट आज की जो सरकार है उसको कहीं ना कहीं एक ये बोलते हैं कि इंफ्रा पे उसने बहुत इन्वेस्ट किया, जो आप भी बोल रहे हो। तो अगर हम बात करें कि पिछले 10 साल में अगर आपको कुछ प्रोजेक्ट्स चूज़ करने हो कि जिसने इंडिया की एक इमेज चेंज कर दिया है, जिसने एक तरीके से
इंफ्रा वाइज एंड हर चीज़ में एक पंख दे दिए इंडिया को, तो आपको अगर 4-5 प्रोजेक्ट्स चूज करने हो तो वो कौन से हों? जो दे चुके हैं या देंगे? दे चुके हैं। ओके, सो देखो, दे चुके हैं तो सबसे बड़ा रेवोल्यूशन आपको देखेगा जो एक्सप्रेसवे बने। ठीक है। ठीक है, चाहे वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बना हो, या फिर अगर आपको ये बेंगलुरु का एक्सप्रेसवे बना हो, और या फिर आपको जो महाराष्ट्र की सरकार ने बनाया है, राइट, या फिर जो MTHL प्रोजेक्ट बना हो। ठीक है, जो MTHL भी बना है वो भी कमाल है कि आपने कभी सोचा नहीं था कि सील पे या समुद्र के ऊपर एक ब्रिज बना देंगे हम, है ना, तो एक next सिटी को कनेक्ट कर देंगे दूसरे से। तो ये भी एक नेक्स्ट है। एक जो समुद्र के नीचे जो टनल बनाया वो भी बहुत बड़ा बता, मुंबई की जो बने हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जैसे एक नेक्स्ट रेवोल्यूशन हमें और आपको देखने को मिला कि नागपुर में जो एक लेवल पे रोड है और एक लेवल पे मेट्रो है, वो भी अपने देश में पहली बार हुआ था। RRTS ऑफ कोर्स एक सबसे बड़ा बदलाव लेकर आया है Right. कि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इतना वर्ल्ड क्लास लेवल का फैसिलिटी जो है इस देश में मिलेगा। वंदे भारत जब ट्रेन स्टार्ट हुई, कि अगर 10 साल पहले अगर आप किसी को बोलते कि यार ट्रेन में ना आपको जैसे प्लेन में मिलता है कि एयर होस्टेस आती है ना, खाना देती है, ऐसा उस लेवल की फैसिलिटी मिलेगी, तो आप कहते हैं कि यार शायद ये मुमकिन नहीं हो सकता है ना। अब हम लोग उस समय उतना विजन इंडियंस लेके नहीं चलते थे। और सरकार बोलती तो वोट बैंक के लिए हाँ, वो लोगों को वही लगता था कि ज़्यादातर कि इतना विजन वाला सीन नहीं था। हाँ। आज अगर आपको कोई बोलता है, मतलब 10 साल बाद बदलाव ये हुआ है भाई कि आज अगर आपको कोई बोलेगा कि यार तुम्हें पता है एक और ट्रेन स्टार्ट होने वाली है, उसकी स्पीड 160 और उसमें ना खाने पीने का सामान मिला, तो आप क्या बोलोगे? अरे ऑलरेडी मिल रहा है वंदे भारत, नेक्स्ट बताओ। तो एक नेक्स्ट लेवल का जो बदलाव है ना, वो ये है कि, और सबसे बड़ा जो एक मेजर है जो कि अपने देश में ना सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी ना, वो थी फ्रेट मूवमेंट का। ठीक है, मालगाड़ी को, क्योंकि देखो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना दिया, आपका मेन मोटिव इंफ्रास्ट्रक्चर का बनाने का यही था कि भाई इंडियंस तो निवेश करें, बाहर वाले ज़्यादा निवेश करें, फॉरेन निवेश आपको चाहिए, क्योंकि कोई भी कंट्री खुद पे डिपेंड हो गए तो नहीं हो सकती। या तो आपको कोई खनिज पदार्थ मिल जाओ साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया की तरह, तो बेच के आप बन सकते हो, या दुबई की तरह, वो हमारे पास तो नहीं है। तो हमें चाहिए कि भाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट चलो अपना रोड और इन सब तो पब्लिक लाइफ के लिए, लेकिन जब माल ढुलाई की बात आती है तो अपने देश में भी अभी भी मोस्टली जो कंट्री है, जो डेवलप कंट्री है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जो माल ढुलाई का खर्चा आता है वो सिंगल डिजिट में आता है। हमारे यहाँ चैलेंज ये था कि वो डबल डिजिट में है। उसको रिड्यूस करने के लिए जो ये DFC कॉरिडोर बनाया ना, वो एक मील का पत्थर साबित होगा। ये बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि अभी तक क्या होता था कि एक ही ट्रैक है भाई, पहले पैसेंजर जाएगी, उसके बाद मालगाड़ी जाएगी, क्योंकि पैसेंजर के लिए आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि मैं खुद भी बैठा हूँ तो मैं भी बोलूँगा कि यार मेरी ट्रेन बढ़ाओ। सही बात। मालगाड़ी की आवाज़ है नहीं, उसमें तो दो ही मालगाड़ी लोग हैं। 2 लोग हैं, एक तो या तो ट्रेन का पायलट होगा और एक नीचे वो पीछे एक बंदा होगा, है ना। तो वो 2 आवाज़ कौन सुने, यहाँ 2000 लोगों की आवाज़ है। तो हमेशा यही हुआ कि भाई मालगाड़ी को रोक दो और पैसेंजर को आगे जाने दो। उससे होता क्या था कि चलो अब लोगों ने क्या किया कि वो ट्रक के ऊपर मूवमेंट किया। भाई मेरी कंपनी है तो मैं तो माल अपना कहीं खड़े नहीं रख सकता ना, मेरा नुकसान है उसमें, मैं तो चाहूँगा कि जल्दी से डिलीवर हो जाए। तो ये DFC ने गेम क्या किया कि भाई उन्होंने लाइन ही सेपरेट कर दी। भारत सरकार ने एक डिवीजन ही अलग बना दी DFC की, मालगाड़ी का डिवीजन, जो कि क्या करेगा कि एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक आपका सामान पहुंचाएगा और सीमलेसली, मतलब उसमें कहीं स्टॉपेज नहीं है, क्योंकि पैसेंजर को कोई इंटरफेरेंस है नहीं, उसको जो टाइम शेड्यूल मिला हुआ उसी टाइम शेड्यूल पे वहाँ पर पहुँच भी जाएगा। अगर इतने बजे दादरी से निकला है तो भाई इतने बजे अगर उसको पहुँचना है मुंबई के पोर्ट पर, तो वो उतना आराम से पहुँच जाएगी, क्योंकि उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है बीच में, कहीं पर ट्रेन को हॉल्ट नहीं कराना है। और बेस्ट पार्ट ये कि उसमें भी अगर आप देखोगे तो वो उन्होंने क्या किया कि जो नए ट्रैक्स बनाए हैं, पहले क्या होता था कि चलो भाई जो लेवल है, जो लेवल होता था आपका उसी लेवल पे ट्रैक डाल दिया, है ना, जो अर्थ का लेवल है तो एलिवेटेड नहीं करते। अब ज़्यादातर जगहों पे क्या है कि वो एलिवेटेड किया है। मोस्टली जो DFC की पूरी लाइन देखोगे एलिवेटेड है भाई, रोड नाला नदी रिवर जो भी आ रहा है उस सबको वो क्रॉस करते हुए जाएगी, ऊपर से ब्रिज बना दिया हर जगह। रेलवे लाइन आएगी तो भी उसको क्रॉस कर गया, रोड आया तो भी, ताकि हमें आपको भी ना रुकना पड़े, ट्रेन को भी ना रुकना पड़े। अगर मैं रोड का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो भाई मैं अपनी गाड़ी से आराम से चला जाऊँ, फाटक का लफड़ा ना पड़े भाई कि भाई रेलवे फाटक पर रुकना पड़ेगा, तो मेरे दिमाग में वो ब्लॉकेज खत्म, रेलवे लाइन भी ऊपर से चलाओ, मतलब सबका फायदा। तो DFC एक सबसे बड़ा बदलाव है जिसका इम्पैक्ट अभी बेशक आपको नहीं दिख रहा हो, लेकिन जब कंपनियां आएंगी या जो आ रही हैं वो उस फील्ड में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। क्योंकि आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बोलोगे इन्वेस्ट करने के लिए तो आपसे पूछेगा ना कि भाई माल ढुलाई का खर्चा कितना है। चलो आपने ये तो बोल दिया कि मैं साइट पे पहुंच जाऊंगा इजीली, वो, लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट तो ये था क्योंकि वो अगर ग्लोबल प्लांट अपना सेटअप करेगा तो उसको तो दुनिया भर में अपने सामान भेजना है ना, तो उसके लिए तो आपको देनी पड़ेगी। एंड अभी जो डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीता है तो उसका मेजॉरिटी फोकस भी यही है कि मैन्युफैक्चरिंग को चाइना से शिफ्ट करना टुवर्ड्स इंडिया, तो ये तो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा ही। एंड जब हम भाई मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, DFC की जो आपने बात की,
एक नाम बहुत निकल के आ रहा है अभी रिसेंटली, धुलेरा। धुलेरा क्योंकि कहीं ना कहीं इसका एक पार्ट है, इसको एक बहुत तरीके से बनाया जा रहा है। आपका उस पर क्या टेक है? आप ऑब्वियसली अभी गए होके भी आए हो, आपने खुद देखा भी है जाके, तो आपको वहाँ क्या क्या चीज़ें दिखाई देंगी, क्या कुछ अलग दिख रहा है? देखो, धुलेरा स्मार्ट सिटी मैं 2 साल से कवर कर रहा हूँ ऑलमोस्ट। हाँ, 2 साल हो गए मुझे कवर करते हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर मैं 2019 से कर रहा हूँ। ये चाहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हो, RRTS हो, दिल्ली मेट्रो, जितने भी एक्सप्रेस वे बने, NCR के तो मैंने देखे ही हैं, प्लस पैन इंडिया के जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो भी देखे हैं। बट धुलेरा की स्मार्ट सिटी में ना ये एक चीज़ है। देखो, पहली बात तो मैं बता दूँ, मोस्टली लोग कहते हैं कि यार पता नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। मुझे पूरा यकीन है वो बनेगा। सिटी की बात चले ना, हम किसी बिल्डिंग भी बनती है तो यार बिल्डर 6 साल ले जाता है, सही बात है, 7 साल ले जाता है, कैसे कितने ऐसे प्रोजेक्ट 10 साल भी ले जाता है। मैं बात कर रहा हूँ स्मार्ट सिटी की। और जब हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो मुझे उस सिटी से पूरी उम्मीद है, क्योंकि मुझे पता है चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट हो, उनका भी फोकस उतना ही है जितना एक आम पब्लिक का है। क्योंकि आम पब्लिक भी जिस निगाह से देख रही है कि भाई कि अपने देश में बनना चाहिए। आज़ादी के बाद एक ही हमने बनाया है, चंडीगढ़, राइट। उसके बाद तो कोई प्रॉपर स्मार्ट सिटी तो हम नहीं बनाए जिस लेवल का हम सोचते हैं। तो मेरी ये उम्मीद है कि भाई अगर धुलेरा को जो बना रहे हैं और जो बोला गया है वो बनेगा फॉर श्योर। और इसी वजह से उन्होंने स्टेप बाय स्टेप, अब लोग, हमें क्या लगता है ज़्यादातर लोग, ये जब मैं वीडियो डालता हूँ तो बोलते हैं कि भाई नहीं पहले भी ऐसे था, अभी भी वैसे। अब सीवरेज का काम तो ज़मीन के अंदर हो रहा है भाई, वो ऊपर नहीं दिखेगा आपको। लेकिन फैक्ट ये है कि यस, अगर जब वहाँ पर 90,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है तो मेरे से आपसे ज़्यादा समझदार कंपनी है टाटा, जिसने 90,000 करोड़ वहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं, राइट। अभी वहाँ पे बन रहा है ना सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री बन रहा है। और भी मैं बाकी कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो रिन्यूअल ने अपना प्लांट स्टार्ट कर दिया हो, या वहाँ पे टोरेंट अभी बैठी हो, या फिर वहाँ पे टाटा का जो सोलर पार्क है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, वो सब इसके हिसाब से बहुत छोटे हैं। टाटा जैसी कंपनी ने जहाँ पे सेमीकंडक्टर स्टार्ट किया है, तो वो सिटी बिल्कुल बनेगी। मैं ये हो सकता है कि भाई 3 साल की जगह 5 साल में बन जाए, बनना जरूर है। और उस सिटी से मेरे को पूरी उम्मीद है, क्योंकि जहाँ पे ना एक चीज़ याद रखना ना, जिस भी प्रोजेक्ट पे ना, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की सरकार हो या सेंट्रल की, अगर फोकस है ना भाई, तो बनेगा ही बनेगा। वो कहावत है ना पुराने लोगों की, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, वो वही सीन है उस स्मार्ट सिटी का। आंध्र प्रदेश में देखो, जब से सरकार चेंज हुई है, आप देखो इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना पैसा लग रहा है। हम जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर लवर का अचानक से फेवरेट हो गया आंध्र प्रदेश इस वक्त पे, क्योंकि हाँ, क्योंकि वहाँ पे जो पैसा लगा रही है ना सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उन्होंने भी वही गेम क्रैक किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे डालो, इन्वेस्टमेंट आएगा उसके बाद, तो स्टेट का हो गया ना डेवलपमेंट। सेम जो यूपी के साथ हुआ है। यूपी, हाँ, यूपी में आप देख लो, यूपी ने भी जो पूरा बाबा ने किया है, सिर्फ यही तो किया इंफ्रास्ट्रक्चर पे। उनको पता था कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही है, जब एक जगह को दूसरी जगह से कनेक्ट करोगे तो ही तो आप किसी को बोलोगे ना कि भाई यहाँ पे इन्वेस्ट करो। आप यमुना एक्सप्रेसवे के पूरे दिल्ली से लखनऊ तक तो इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकते कंपनी पे, एक यमुना एक्सप्रेसवे को दिखा के। उन्होंने यमुना एक्सप्रेसवे जैसे मल्टीपल कॉरिडोर कनेक्ट कर दिए, तो अगले अगर 10 साल उन्होंने रोड पे लगाए तो अगले 10 साल तो इन्वेस्टमेंट पे लगाएंगे कि जी कहाँ जगह चाहिए आपको बताओ मेरे को। कंपनी को यही बोलने वाले हैं। और कहीं ना कहीं यूपी में एक टाइम पे, मैं खुद यूपी से हूँ, तो डर लगता था, मैं आगरा जाने में भी डर लगता था कि 8 घंटे लगेंगे, इससे बेटर ट्रेन से चले जाते हैं। कि भाई मैं भी धुलेरा होके आया, तो मेरे को धुलेरा में, क्योंकि एक चीज़ जो मैंने नोटिस की कि धुलेरा में कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन बहुत फास्ट है, मोस्टली इंडिया से मैंने जहाँ भी कंस्ट्रक्शन होती हुई देखी है, कंस्ट्रक्शन, और वो भी सरकारी कंस्ट्रक्शन। आप 2 साल से वहाँ पे हो, 2 साल से आप उस सिटी को कवर कर रहे हो, तो क्या आपने ये डिफरेंस देखा है कि हाँ बाकी जगह जैसे कंस्ट्रक्शन होती है उससे थोड़ा सा फास्ट है? देखो बिल्कुल है, क्योंकि एक हम भूल जाते हैं कि भाई उसका कोविड भी तो हिट हुआ था, वो भी तो उसमें आप ऐड ऑन करोगे ना, वो भी तो एक था। लेकिन हाँ, उसके बाद का अगर देखोगे, आई थिंक हम लोग कोविड से शायद 2022 के बाद हम लोग थोड़ा रिकवर किए, मतलब थोड़ा सा वो धुंधली हो गई यादें, राइट। अभी हम 24 में बैठे, तो उसके बाद का अगर लास्ट 2 ईयर्स में अगर आप देखोगे, जब से मैंने, तो बहुत ज़्यादा आपको बदलाव देखने को मिलेगा। चाहे वो रोड हो, चाहे वहाँ पे फैसिलिटी हो। जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था तो शायद वहाँ पे मेजरली उसके आसपास कोई आपको फ्यूल स्टेशन नहीं मिलता था। अच्छा, राइट, मैं 2 साल पहले की बात हो रहा हूँ, नॉट वेरी फार, नहीं मिलता था। आज तो आपको उस स्मार्ट सिटी के अंदर मिलता है, आज ही रिन्यू पावर का प्लांट स्टार्ट हो गया, तो भाई वहाँ पे उतने सारे तो लोग काम करेंगे, ठीक है। अभी आपको रेरा आ गया, तो क्या है कि सरकार भी वहाँ पे प्लान वे से चल रही है। और मैं एक बात बता दूँ कि भाई जितनी भी ऑडियंस आपकी देख रही है, कि भाई अगर किसी को धुलेरा देखना है ना, धुलेरा समझना है, मैं गुजरात से नहीं हूँ भाई, बदले मैं तो गुड़गांव से हूँ भाई। लेकिन अगर आपको गुजरात समझना है, अगर आपको धुलेरा समझना है, एक गिफ्ट सिटी घूम के आओ। मोदी साहब का विजन था ना गिफ्ट सिटी, आप गए हो गिफ्ट सिटी? हाँ, गिफ्ट सिटी उन्हीं का विजन था। अब आप वो देखते हो तो आप बोलते हो ना कि हाँ भाई इंडिया का एक और दुबई तैयार हो रहा है, मतलब साइबर हब गुड़गांव के अलावा। लेकिन ये साइबर हब एक कंपनी ने बनाया था, यहाँ पे एक सरकार बना रही है। क्योंकि अगर आप गिफ्ट सिटी का पूरा कॉन्सेप्ट देखो, सरकार ने तो बनाया ना वो,
मेट्रो वहाँ पे है, एक्टिव है, ठीक है। आपकी पूरी वहाँ पे तो सीवरेज का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बस उसका ब्रीफ कर देता हूँ ऑडियंस को, क्योंकि मैं तो उसको कवर करता हूँ। मेरा बड़ा फेवरेट सिटी में से एक है गिफ्ट सिटी। क्यों? क्योंकि उसके जो मॉडर्नाइजेशन है, उसके जो कॉन्सेप्ट है, वो मुझे पसंद है। अब जैसे कि वहाँ पे ना एक डिस्टिंक्ट कूलिंग सिस्टम है। तो मान लो कि आपकी टावर है, जैसे पूरी सिटी में 4 टावर है, तो चारों पहले क्या करते हैं कि भाई सब अपनी बिल्डिंग में लगाते भाई चिलर, उसके बाद उस बिल्डिंग को भाई सप्लाई देते हैं एसी का। इन्होंने क्या कर दिया, डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही एक चिलर प्लांट बना दिया और इन चारों बिल्डिंग को बोला भाई तू मेरे से ले एसी का कनेक्शन। तो मैं तुझे वही, चिलर भी तो वही करता है ना, ठंडा पानी देता है, फैन आपको वो एयर फ्लो करता है, फिर आपको एसी वाली फीलिंग, क्योंकि वाटर कोल्ड होता है उसके अंदर। ये डिस्ट्रिक्ट इन्होंने खुद बना दिया और सारे टावर्स को बोला कि आपको अपने एसी लगाने का, सिस्टम लगाने का जो होता है आप हमसे लो। ये एक नया मॉडर्नाइजेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। डिस्टिंक्ट कूलिंग सिस्टम एक्टिव है। आप जितने भी उस धुलेरा में जो टावर देखते हो ना, उसमें कोई किन्होंने भी अपना एसी का सेटअप नहीं लगाया भाई। सबने उससे कनेक्शन लिया। जस्ट लाइक अब जैसे एलपीजी और उसका कनेक्शन लेते हो ना घर तक की, सिलेंडर नहीं चाहिए भाई, अब पाइप आ गई, वो कनेक्शन है वहां पे। गार्बेज भी है तो गार्बेज का भी एक कलेक्शन पॉइंट है भाई। आप गार्बेज को इसमें डालो, वो डायरेक्ट कलेक्शन पॉइंट पे पहुंचेगा, वहां से ट्रक कलेक्ट करके लेगा। आपको उस सिटी के रोड पे गार्बेज कलेक्टर का ट्रक नहीं दिखेगा, आप सुबह जा रहे हैं या रात को जा रहा है। अब ये इसलिए बोलो, ये डॉक्यूमेंट की चीजें नहीं, ये एक्चुअल ग्राउंड पे है। मैं तो गिफ्ट सिटी जाता हूँ, मैं सच बताऊं, मैं गिफ्ट सिटी के किसी टावर के अंदर नहीं गया हूँ। ओके मतलब आई एम सेइंग कि मतलब किसी ऑफिस में नहीं गया, लेकिन मैं गिफ्ट सिटी में मैंने बिताए टाइम लास्ट 2 साल में। मैं जब भी अगर गुजरात जाता हूँ, बेशक मैं उस प्रोजेक्ट को शूट करूँ या ना करूँ, मैं एक बार गिफ्ट सिटी जैसे लाइक कोई जगह पे जाता तो धाम जरूर जाता ना क्योंकि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे पता, तो मैं गिफ्ट सिटी जरूर जाता हूँ। उसको वो आप डिटेल में तभी देख पाओगे जब आपने टाइम दिया उस सिटी में। खैर पढ़ने के बाद भी कि चलो पेपर पे तो ये चीज़ें आपको मिल ही जाएंगी, लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ें ग्राउंड पे अवेलेबल है। तो वो देख के लगता है कि हाँ भाई, इसलिए मैं कॉन्फिडेंट बोलता हूँ कि उन्होंने गिफ्ट सिटी बनाई है भाई, तो धुलेरा भी बनाएंगे। क्योंकि गिफ्ट सिटी भी ऐसी वीरान जगह पे बनी है। वैसा नहीं है कि अगर 2007 में देखोगे जब वो अनाउंस हुआ था, तो आप कहते हैं यार क्या ही बोल रहे हैं, ऐसा कुछ सिटी बना रहे हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले, मतलब ऐसा पार्टी नहीं है, पॉलिटिक्स की बात नहीं है, लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने ये बोला था ना कि भाई गिफ्ट सिटी तो इधर आने वाला था, इधर लेंगे। गुजरात फाइनेंशियल टेक सिटी उसको बोलते हैं जो पूरा, उसमें यूनिवर्सिटी देख लो एक पर एक भाई, बिल्डिंगें देख लो उसकी, एनसीआर में भी नहीं मिलेंगी वैसी बिल्डिंगें जो बनाते हैं, खतरनाक है भाई। उनका तो फसाड ही सबका बहुत सबका खतरनाक है ना। एक अभी तो जो नई कंस्ट्रक्शन चल रही है, जैसे एक ना वहाँ पे एक बिल्डर है गुजरात के बहुत नहीं, उनका एक कर्व टावर आ रहा है, कर्व है वो पूरा टावर ही कर्व है। अब देखो कितना खतरनाक है कि आप जो वो सिंगापुर दुबई में जाके जो करते हो कंस्ट्रक्शन, बेसिक उस तेजी से नहीं हो सकते कि यार कंपनियां लगा रही हैं तो वो उतना, वो ऐसा तो नहीं है कि भाई एक दो बिल्डिंग भी है एक दिन में तो नहीं खड़ी होगी। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जो आपको गिफ्ट सिटी दिख रहा है ना, मतलब वो जाते हो तो मजा आ जाता है। 5 साल बाद सोचो क्या मजा आएगा, क्योंकि अभी तो मोस्टली जितने बने उससे ज़्यादा तो कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं वहाँ पे। और वो तो फेज़ 1 है उसका, उसके फेज़ 2 भी आने वाला है, फेज़ 3 भी आने वाला है, तो वो बढ़ता चला जाएगा। तो धुलेरा का एक सिटी का तो वर्जन दिखाई दिया बना के कि येस वी आर कैपेबल, हम ये कर लेंगे, और उन्होंने करके दिया है। अब देखो, अब ये एक ब्लॉकेज था कि गिफ्ट सिटी में आपने बोल तो रखा है, उसका पूरा नाम होता है ना गुजरात फाइनेंशियल टेक सिटी, राइट। आप ये गिफ्ट सिटी तो बोल रहे हो भाई, लेकिन उसमें गिफ्ट सिटी में अल्कोहल तो नहीं है भाई। टेक अगर बोल रहे हो, टेक सिटी अगर बोल रहे हो, तो फॉरनर्स को तो ये चाहिए। तो क्या किया गुजरात सरकार ने, पॉलिसी चेंज कर दी। तो सरकार ना उसमें जहाँ पे लगता है ना कि ब्लॉकेज है, उसको खत्म करने के लिए बैठे हुए हैं। मतलब हमारी आपकी बातों को सुन रहे हैं कि एक इन्वेस्टर अगर बोल रहा है कंपनी किसी को खोलनी है, जैसे गूगल जैसी कंपनी आई, गूगल का जो आपका जो ये है ना वॉलेट वाला सिस्टम, उसका हेड ऑफिस वही है भाई, गिफ्ट सिटी के अंदर। इन शॉर्ट सरकार को धंधा चाहिए, जहाँ से धंधा तो वो आएगा। एक्टिव भी है, वो सुन भी रही है कि अगर उनको लगा कि यार हाँ ठीक है ये एक ब्लॉकेज हो रहा है कि भाई टेक सिटी में टेक कंपनी नहीं आएगी, क्योंकि उनको तो भाई थोड़ा पार्टी फॉरन ये चाहिए, क्योंकि फॉरन उसमें ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं, नंबर ऑफ उसमें ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू एक मैन्युफैक्चरिंग के। उन्होंने पॉलिसी चेंज कर दी, पूरे गुजरात में अल्कोहल अलाउड नहीं है, वहाँ पर उन्होंने कर दिया। तो इसी बोल रहा हूँ कि वहाँ पर एक ब्लॉकेज नाम की जो गवर्नमेंट की तरफ से जो चीज़ें होती है ना, वो नहीं होती। यूपी में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट देखोगे, सरकार बदली तो भाई जैसे देखा लोगों ने कि सरकार का माइंडसेट बदला है, सरकार बदल गई, देखो इन्वेस्टमेंट आप इन्वेस्टमेंट का फ्लो आप देख ही रहो, चाहे वो नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो। अब लोग कतराते नहीं है इनफैक्ट नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा में इन्वेस्ट करने से। पहले वो बोलते थे कि अच्छा ठीक है देख लेते हैं, पहले गुड़गांव देख लेता हूँ उसके बाद। अभी तो आप बोलोगे तो कहेंगे हाँ ठीक है, अच्छा बताओ क्या है। हाँ, 10 लोगों में से 6-7 लोगों को सवाल आता था सिक्योरिटी को लेके, ट्रांसपोर्ट को लेके, इंफ्रा को लेके। आज वो 10 में से एक रह गया है, बस एक आदमी ही वो सवाल पूछता है, बाकी लोग सवाल पूछते ही हैं। बिकॉज एक तो यूपी ने अपनी इमेज भी इतनी अच्छी कर ली है, दूसरा इंफ्रा बोल रहा है,
वो दिखाने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं एयरपोर्ट जो जितने एयरपोर्ट यूपी में एक्टिव है इस वक्त पे पूरे देश में किसी स्टेट में नहीं है, जो मतलब लोग बहुत ज़्यादा है। आरआरटीएस में पहले यहीं पे स्टार्ट हुई, राइट। अब जेवर एयरपोर्ट कितने टाइम का प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, कितने टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ है, और इनफैक्ट जिस डेडलाइन को दिया था उस बन ही गया भाई। अभी तो हम बैठे हैं, कुछ दिन पहले ही हुआ था फ्लाइट इंडिगो इंडिगो की, की और अगले मतलब अब मुझे लगता है कि अप्रैल का इन्होंने डेट मांगा, 17 अप्रैल बोला। मुझे लगता है पहले ही ना कर दे, कहीं बोल दे कि जी हो गया। अगर मिल गया तो चाहे चालू भी भले हाँ कर दे। वही कि मिल गया जी, हो गया। आईटा लाइसेंस मिल गया हाँ, तो वही है। ये यूपी इज़ लाइक समथिंग, यूपी ने जितनी अपनी इमेज चेंज करी तो देखो फायदा तो सबको हो रहा है ना उसमें। इन्वेस्टमेंट इतना फ्लो बढ़ा है इधर, नहीं तो आप उस समय तक आप सैमसंग जैसी कंपनी को बनाते कि भाई मेरा अभी प्लान टेस्ट कर दो, वो तो कहता है अच्छा ठीक है देखता हूँ। आप ज़्यादा जानते होंगे कि कितनी कंपनियों ने इस पूरे रूट पे, मतलब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर नोएडा तक कितनी कंपनियों ने, इन्फोसिस हो, IBM हो, कितनों ने इन्वेस्टमेंट किए। भाई माइक्रोसॉफ्ट अपना सबसे बड़ा ऑफिस यहाँ खोल रहा है, सोचो। कंस्ट्रक्शन चल रही है 1.5 साल से। फिर तो वो चीज़ तो है ही। अब एक चीज़ एक और बताओ मुझे, हमने 10 साल की बात कर ली पीछे की, आज आपको क्या लगता है आज, एंड इसके ये 2 पार्ट में क्वेश्चन, एक आज कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगले 5 साल में बन के आएंगी एंड उनके आने के बाद मार्केट बहुत अलग होगी, एक ये। दूसरा, आज जो अभी आपको लग रहा है अगले 1-2 साल में कि हाँ यार दीज थिंग्स आर गोइंग टू चेंज द गेम, जैसे कि आपका द्वारका एक्सप्रेसवे ने द्वारका एक्सप्रेसवे ने गुड़गांव का पूरा गेम चेंज कर दिया। आज वो अपने आप में एक बहुत अलग माइक्रो मार्केट हो गई है, रेट तो मतलब वहाँ पे भी अलग अलग भाग हैं। तो ऐसा आपको क्या दिख रहा है कि यार इन चीज़ों के आने के बाद ना, इन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के आने के बाद मार्केट में दोबारा से बूम आएगा, चाहे फिर वो रियल एस्टेट मार्केट हो, चाहे फिर वो अदर मार्केट्स हो। तो आप ये एनसीआर की बात कर रहे हो? हाँ, पहले एनसीआर से बात ओके, तो एनसीआर में देखो अभी तो क्या है कि 5 ईयर्स तक अगर आप पूछोगे तो सबसे मेजर अभी जो मुझे स्टार्टिंग में मतलब जो लग रहा है, खैर प्रपोज तो वैसे बुलेट ट्रेन भी है कि दिल्ली से अहमदाबाद बनेगी, लेकिन उसकी उतनी ज़्यादा बात नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। बट हाँ, एक ऐसी चीज़ है जो है आरआरटीएस। ओके। ठीक है, तो आरआरटीएस एक ऐसी चीज़ है जो यस अभी जो मार्केट जितना पीक है 5 साल बाद जब वो बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि आरआरटीएस की तो भाई अभी तो एक ही लाइन बन रही है दिल्ली से मेरठ वाली, उसके 2 और प्रपोज हैं जो कि दिल्ली से वाया गुड़गांव और रेवाड़ी होते हुए अलवर तक, और एक पानीपत जिसको खट्टर साहब ने बोला है कि हम उसको करनाल तक लेके जाएंगे। तो ये एक है जो कि एनसीआर के मार्केट को ऊपर लेके जाएगा आरआरटीएस ऑफकोर्स, क्योंकि एक ट्रांसपोर्ट का एक नया मोड है ना, मतलब एक पूरा गेम चेंजर एक्सपीरियंस है सबके लिए। मतलब अब जो लोग कहते हैं कि यार नहीं मेट्रो ही है, तो जिन्होंने मेट्रो में ट्रैवल कर लिया ना वो भी ये बोलेंगे कि हाँ यार ये मेट्रो तो नहीं है, क्योंकि अलग लेवल का एक एक्सपीरियंस आपको वो देता है। तो ऑफकोर्स वो एक मार्केट को सबसे ज़्यादा अप करने वाला है नेक्स्ट 5 ईयर्स में एनसीआर को, जो नेक्स्ट पीक करके जाएगा, चाहे वो नोएडा के लिए हो, चाहे वो जेवर के लिए हो, चाहे वो गुड़गांव के लिए हो, फरीदाबाद के लिए हो, क्योंकि इन सभी हिस्सों को कनेक्ट कर रहा है। सोनीपत को भी करेगा, करनाल को भी करेगा, आपका रेवाड़ी को भी करेगा। तो आरआरटीएस को मैं सबसे मतलब नंबर 1 मानता हूँ कि वो बहुत उठा के लेकर जाएगा मार्केट को। जो अभी आप देख रहे हो ना उसको और पंख लगा देगा, क्योंकि अभी जो इन्वेस्टमेंट आपके हो रहे हैं एनसीआर में वो बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी ऑफ द हाईवे। ठीक है, देयर इज नो कनेक्टिविटी ऑफ द रेलवे राइट नाउ, मतलब रेलवे में तो कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ अभी तक, मतलब मेट्रो को तो चलो छोड़ दो, तो क्योंकि मेट्रो भी ना अब लोगों ने यूज़ कर लिया 20 सालों को, पता है यार इतना टाइम तो लगेगा। अब लोगों को ये लगता है ऐसे सुबह थोड़ा रोड से निकलूंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा कि सर की अब कनेक्टिविटी हो गई, खाली होती है सुबह सुबह तो लोग निकल जाते हैं ऑफिस वाले। लेकिन जब आरआरटीएस आएगा ना तो वो फिर एक जो ट्रैवलर है ना उनका मूड वो बदलेगा, मीडियम फास्ट होगा। तो उसके बाद जब कनेक्ट और ज़्यादा जो शहर है वो क्लोज आते जाएंगे दिल्ली के, तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट और पीक पे जाएगी, चाहे वो गुड़गांव के लिए हो, नोएडा के लिए हो। अब मेरठ लगभग मतलब मेरठ के रेट्स काफ़ी तेज़ी से भाग रहे हैं और भी तेज़ भागेंगे आने वाले टाइम में जैसे आरआरटीएस चालू हो जाएगी। बट मेरठ के अलावा आज आपको लगता है, क्योंकि लास्ट टाइम आपने मेरठ बोला था और कहीं ना कहीं जब हमने अपनी रिसर्च चालू की, वी आर नॉट वर्किंग इन मेरठ, बट अभी जब आपके आने से पहले मैं मेरठ के वही रेट्स देख रहा था लास्ट टाइम वाले, और बहुत चेंज आ चुका है। इसके अलावा आज आपको कौन से ऐसे टाउन्स लगते हैं या इन सिटीज़ के बेसिकली दिल्ली एनसीआर के आसपास, दिल्ली नोएडा और गुड़गांव के आसपास, कि जहाँ के रेट आपको लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा एक प्राइस एप्रिसिएशन देखेंगे? देखो, एक मेरठ लास्ट टाइम जब मैंने आपको बोला था तो उस टाइम पे मेरठ तक की बात थी। अब मैं इस बार उसमें मेरठ से थोड़ा फर्दर कर देता हूँ, मुजफ्फरनगर। अच्छा। क्योंकि अभी मैंने मुजफ्फरनगर का एक है टाउनशिप जो आया था न्यूमर्क्स का, उनके लिए काम किया था बेसिकली, और वो मैंने देखा भी था। तो सोचो मेरठ का आरआरटीएस का इम्पैक्ट देखो मुजफ्फरनगर में हो रहा है। मैं लास्ट टाइम आया था तो उस समय तक तो लोग कहते थे कि मेरठ में इन्वेस्ट कौन करेगा। सही बात। अब तो लोग मुजफ्फरनगर में इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, क्योंकि उसको पता है कि मेरठ तक बन गई तो भाई ये लाइन आगे एक्सटेंड होनी है, ऑफ कोर्स होएगी वो। तो
तो मुजफ्फरनगर तक इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन हाँ, जो सबसे क्लोज है, जिसको आपको नज़र रखना चाहिए एज ए इन्वेस्टर, बहुत सारे इन्वेस्टर्स में ऐसे सवाल पूछते आते हैं उनके कि भाई आप इंफ्रा कवर करते हो तो आप बता दो। तो एनसीआर के पास जो सबसे बेस्ट है भाई इस वक्त पे, जो मुझे लगता है जिस पे सबकी नज़र होनी चाहिए, वो है भाई सोनीपत। सोनीपत, हाँ, बिकॉज बहुत सारे रीजंस है उसके, एक रीजंस नहीं है। सबसे बड़ा तो आपको पता हो मारुति है, मारुति ने गुड़गांव बनाया है, अब वही मारुति सोनीपत बनाएगी। ठीक। अगर मैं इस होराइजन को बड़ा कर दूं, एनसीआर से आपको आज की डेट में इंडिया में कौन सी ऐसी सिटीज़ लगती हैं, नॉट द Tier 1 सिटीज़, ठीक है, जो सब बात करते हैं दिल्ली बॉम्बे इन सब को छोड़ के, आपको ऐसी कौन सी जगह दिखती हैं फॉर इन्वेस्टर स्पेसिफिकली कि यार ये सिटीज़ में दम है आने वाली टाइम? देखो, एक तो मैं कहूँगा कि चलो हैदराबाद का भी मार्केट बहुत बहुत ऊपर जा रहा है। हैदराबाद को भी बहुत क्लोजली देखना चाहिए, क्योंकि हैदराबाद भी है। एंड प्लस ऑफकोर्स अहमदाबाद को भी लोगों को कंसिडर करना चाहिए। धुलेरा इज़ वन ऑफ देम। वडोदरा में ऑलरेडी लोग कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि अब ये वडोदरा, अहमदाबाद या फिर आपको हैदराबाद, ये सब इसलिए उन्होंने बोला ना कि यहाँ पे ना क्या है कि सरकार का ना फोकस है, मतलब समझो सरकार का ज़्यादा इंटरफेरेंस है कंपेयर इन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उनको ये पता है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर आने से क्या होगा, तो कंपनियां भी उधर रुझान अपना दिखा रही। तो भाई देखो, जहाँ कंपनी का इन्वेस्टमेंट आएगा ना, वहाँ फिर लोग मूवमेंट करेंगे, जिसको आप पलायन बोलते हो कि भाई वहाँ लोग जाएंगे, वहाँ लोग जाएंगे तो रियल एस्टेट का आपको फायदा उसी जगह पे को मिलने वाला है। तो यही चीज़ हो रहा है, चाहे वो धुलेरा हो, गिफ्ट सिटी हो, अहमदाबाद हो, वडोदरा हो, या फिर आपका हैदराबाद हो, ठीक है। प्लस जो अमरावती सिटी है, उसमें भी लोगों को देखना चाहिए कि भाई वो भी अच्छा है। ये इसका हैदराबाद ये आंध्र प्रदेश सरकार के ही है ना, अमरावती, आई थिंक सो। तो उसमें भी आपको ध्यान देना चाहिए। प्लस अगर देखोगे तो एक और भी सिटी है जो खैर उत्तर प्रदेश का है, लेकिन ये मेरे हिसाब से बहुत सॉलिड रहने वाला है, और ये है आगरा। ओके, यस, क्योंकि आगरा भी, क्योंकि इंडिया के सबसे ज़्यादा मोस्ट मतलब विजिटेड टूरिस्ट प्लेस में से एक है आगरा। और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जिस लेवल का हो रहा है, जैसे आप मान लीजिए मेट्रो की कनेक्टिविटी हो गई, राइट, या फिर अब वो दिल्ली से उतना दूर रहेगा नहीं, है ही नहीं है ना? आज, यहाँ आज भी नहीं है, हाँ। और कल भी नहीं रहेगा। तो वो भी एक सिटी है जहाँ पे लोगों को ध्यान देना चाहिए, इन सिटी के अलावा जो पास में है, कि जिस पे आपको एक नज़र होनी चाहिए कि हाँ भाई यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर पैन इंडिया की बात करो तो। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन से पहले एक चीज़, थोड़ा सा नोएडा गुड़गांव पे बात कर लेते हैं। ओके, ठीक है। नोएडा गुड़गांव को लेकर लोग आज, आप यूट्यूब पे लोगों की भरी पड़ी है बातें कि भाई बहुत ज़्यादा रेट हो गए, बहुत ज़्यादा रेट हो गए। एज समबडी हु अंडरस्टैंड इंफ्रा, एंड कहीं ना कहीं आपने इन दोनों सिटीज़ को, जब आपसे 4-5 साल से आपने इंफ्रा करना चालू किया है एंड आप रेगुलरली कर रहे हो, आपने 5 साल में बहुत चेंजेस देखे हुए इन दोनों ही सिटीज़ में। आपको क्या लगता है अगले 2 से 3 साल या 5 साल में आज जो हम रेट बात कर रहे हैं, क्या ये रेट स्टैग्नेंट होंगे या ये और बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे तो क्यों बढ़ेंगे भाई? ओके, सो पहले गुड़गांव की बात कर लेते हैं। गुड़गांव लोगों को लगता है कि ये पीक पे है, तो ये गलत बात है। गुड़गांव पीक पे नहीं है अपने, ये मैं आपको रीजंस भी दे दूंगा, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ। देखो, मैं उस पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ जो मैं इंफ्रा कवर करता हूँ, इसलिए मैंने आपसे और मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि देखो अभी तो सरकार जो हरियाणा में आई है, राइट, वो भी अगले 5 साल तो है भाई, फिक्स है। और प्लस जो केंद्र की सरकार है वो भी है। तो एक तो ये है कि देखो सरकार चेंज होती है तो उसका भी फायदा, रियल एस्टेट वो नुकसान और फायदा दोनों दिखता है। तो अभी क्या है कि गुड़गांव का पीक पे इसलिए नहीं है कि भाई वो द्वारका एक्सप्रेस तो अभी आपका बना है, ठीक है। अभी तो द्वारका एक्सप्रेसवे का कनेक्टिंग पॉइंट तो बच ही रहा है। जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे जब यूआर को कनेक्ट करेगा तो आप चंडीगढ़, पानीपत कम टाइम में जाओगे। एयरपोर्ट का जो टनल वाला पार्ट है वो भी तो कनेक्ट होना है। प्लस आरआरटीएस, जैसा कि मैंने बोला, जिस दिन वो आ गई, राइट, आएगी, ऐसा तो है नहीं कि नहीं आएगी। बातें चालू हो चुकी हैं। बातें चालू नहीं, मुझे पता है ना, मैं बोल रहा हूँ कि वो आएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी ना, वो आनी है। क्योंकि सरकार को भी पता है यार, सरकार एक प्रोजेक्ट पे तो जितना फंड उनको रेज करना था कर लिया, दूसरा कुछ लाएंगे तभी उनको पता है कि दूसरा फंड रेज होगा, अदरवाइज वो पैसा रुक जाएगा। और सरकार कभी नहीं चाहिए कि पैसा रुके। रोड होने का सबसे उनको पता है कि अब जो पब्लिक पैसा लगाती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस पे ही किसी प्रोजेक्ट पे लगाती है, किसी सिटी में लगाती है। गुड़गांव में जो पूरा हुआ है सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हुआ है कि आपका द्वारका एक्सप्रेस बना, लोगों ने पैसे पूरे जो बैंक में पड़े थे वो आपके मार्केट में लगा दिए। तो आप एक द्वारका एक्सप्रेस के बेस पे तो नहीं ले सकते। तो ये सरकार भी जानती है, हम आप जानते हो, तो वो भी जानते हैं। इस वजह से आरआरटीएस जब आएगी तो वो पीक पे जाएगा ही जाएगा। क्योंकि जब आरआरटीएस आएगी तो फिर आपको बाद की ये जो जेवर एयरपोर्ट और इसकी कनेक्टिविटी की बात चल रही है वो तो आसान हो ही जाएगा। प्लस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का भी पूरा पार्ट तो बना नहीं भाई, मतलब दिल्ली से मुंबई अब तो कनेक्ट नहीं हुआ, उसके कनेक्ट के बाद भी तो इम्पैक्ट दिखेगा ना आपको गुड़गांव में। सेम आप नोएडा में ले लो, अभी तक जो नोएडा में आपको दिखा है जो भी, क्योंकि नोएडा में भी सेम है भाई, सरकार अभी है इधर, केंद्र वाले भी इधर भी, तो रिपीटेड है। तो एक इन्वेस्टर का तो सबसे बड़ा भरोसा वही हो गया।
प्लस अपने देश में क्या है ना कि जब लोग टेस्ट कर लेते हैं ना एक बार सर्विस को, तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो फिर डिमांड बढ़ेगी, तो फिर वो प्राइस आपका जाएगा। अब ये टेस्ट वाली बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो एयरपोर्ट चालू होने वाला है नोएडा इंटरनेशनल, आप गारंटी के साथ ले लो, जब ये स्टार्ट होगा ना उसके बाद का प्राइस देंगे। द्वारका एक्सप्रेस पे जो प्राइस बना ना, द्वारका एक्सप्रेस के स्टार्ट होने के बाद बना है। मैं तो द्वारका एक्सप्रेस 2019 से दिखा रहा हूँ भाई, राइट। उस समय मैंने बहुत लोगों को रिकमेंड किया। आई एम नॉट इनटू रियल एस्टेट, बट भाई मैं रिकमेंड कर देता हूँ। जो भी मैं बोलता था भाई पैसा लगा दो, अगर पड़ा है तो लगा दो। जिसने लगाए उसकी बल्ले बल्ले, वो मौज काट रहे हैं। मैं जानता हूँ, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने नहीं लगाए, वो अब ढूंढ रहे हैं, वो फ़ोन करते हैं राजन भाई दिला दो, लेकिन पॉसिबल नहीं है जो आपका बजट है। मैं बोल देता हूँ भाई नहीं, आप नोएडा चले जाओ। कल भी रात को किसी का मैसेज आया था, कोई फॉलोअर थे, मैंने बोला सर आप नोएडा ट्राई करो, क्योंकि आप जिस बजट में देख रहे हो नोएडा ही है जहाँ पे आप ले सकते हो। आपका थोड़ा आपका एज ए इन्वेस्टर अगर आप लगा रहे हो तो पैसा बन भी जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये स्टार्ट होगा तो फिर जनता का जो मूवमेंट है ना, आप देखना कितनी जल्दी होगा। अभी जो आपके इस सिटी में नोएडा की बात करो, पैसा कौन लगा रहा है? या तो गुड़गांव में जो बंदा रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है, या नोएडा में रह रहा है। आप एक बार एयरपोर्ट चालू होने दो, फिर आपके सिटी में पैसा लगाएंगे आगरा वाले, फिर लगाएंगे लखनऊ वाले, फिर आप लगाएंगे कानपुर वाले, क्योंकि उसको ये पता है ना आगरा को भी तो पास में हो गया ना भाई एयरपोर्ट, यही है वो तो यही आएगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो वो लोग भी पैसा लगाएंगे। तो ये जो मार्केट है ना, और अभी तो बड़े बड़े बिल्डर की एंट्री हुई नहीं है, अभी तो उन्होंने अपना पॉकेट में सामान लेके रखे हुए हैं। उनको भी पता है, जैसे गुड़गांव का पूरा बनने का सीन क्या था, एयरपोर्ट अगर नहीं होता ना गुड़गांव के पास, तो गुड़गांव नहीं बनता। एयरपोर्ट बना तो भाई गुड़गांव बना, आईटी कंपनी आई, सब आई। अभी तो इस सिटी में आईटी कंपनी का भी एंट्री उतना हुआ नहीं है, वो तो अभी बचा हुआ है। उसके बाद लोग भी आएंगे, अभी प्रोजेक्ट भी आएंगे। आप देखो ना, आपने बोला ना थोड़ी देर पहले कि अब 4 करोड़ के 5 करोड़ के प्रोजेक्ट नोएडा में लॉन्च हो रहे हैं। अगर एयरपोर्ट साइड कर दो तो शायद हम ये आप बात भी नहीं कर पाते। तो ये दोनों सिटी का मैं बोलूँगा कि पीक नहीं है, फॉर श्योर ये पीक नहीं है। क्योंकि जो पीक आपको देखने को मिलेगा, नोएडा की बात करूँ या ग्रेटर नोएडा की, वो एयरपोर्ट एक बार स्टार्ट होने दो, फिर देखना। क्योंकि न्यू गुड़गांव का पीक द्वारका एक्सप्रेसवे के स्टार्ट होने के बाद आया है। जो एकड़ का भाव 30 का था द्वारका एक्सप्रेसवे के स्टार्ट होने के बाद, वो 1 से 2 महीने बाद तो 50 का भाव हो गया। ये लोग आए, इन्होंने देखा भाई सच बोल रहे हैं, ये तो सच में 100 की स्पीड में चला सकते हैं, 10-15 मिनट में इधर से उधर जा रहे हैं। तो आज देख लो ना, 50-60 करोड़ रुपए एकड़ का भाव है द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास, और वो बढ़ेगा ही, वो नीचे तो नहीं गिरने वाला। सेम यहाँ पे होगा। एक बार लोगों ने एयरपोर्ट की सर्विस ली, इस्तेमाल किया, उसके बाद यहाँ के भी रेट बढ़ेंगे। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये गिरने वाला है, और हो सकता है थोड़ा सा ये होगा कि ये, अब आप बोलोगे कि रुकेगा कहाँ पे, तो नोएडा के लिए ये है कि जिस दिन एयरपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा तो फिर वो स्टेबल हो जाएगा। जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे भी स्टेबल है, राइट। जंप तो उसी दिन मारा था जिस दिन सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे इनॉग्रेशन हुआ, उसको 2 महीने बाद का जो प्राइस है सीधा रॉकेट हुआ था। मैं खैर इंफ्रास्ट्रक्चर कवर करता हूँ, लेकिन आप जैसे दोस्त है तो उनकी वजह से इन्फॉर्मेशन आती है, और रिसर्च मैं खुद भी करता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ना और ये रियल एस्टेट इट्स अ बाई प्रोडक्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर का मेजर बेनिफिट तो आपको रियल एस्टेट में ही होगा, ठीक है। तो मैं खुद भी इन्वेस्ट तो करता हूँ ना भाई, तो मुझे भी तो जानना पड़ेगा। और मेरे बहुत सारे ऐसे फॉलोअर्स हैं जो उनको सवाल पूछते हैं, तो मुझे उनके लिए भी बताने के लिए पढ़ना पड़ता है। तो ये एक सीन है। अगर आप पिछले 10 साल का डेटा निकाल के देखो, जितनी सिटी अब मैं बोल रहा हूँ, चाहे वो इंदौर हो, भोपाल हो, वडोदरा हो, ठीक है, अहमदाबाद हो, आपका हैदराबाद हो, ये आगरा हो, नोएडा हो, इन सिटी में सिर्फ और सिर्फ अगर आपको डेवलपमेंट, अगर प्राइस जंप देखने को, ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर है। गुड़गांव को भी ले लो, गुड़गांव में भी इंफ्रास्ट्रक्चर है। द्वारका एक्सप्रेस बना और रॉकेट हो गया प्राइस वो। नहीं तो अदरवाइज एक सबसे बड़ा जो लग्जरियस लैविश होता था वो गोल्ड कोस्ट रोड रहता था, वो खैर तब भी था और आज भी है। लेकिन उसके अलावा गुड़गांव के किसी और पार्ट में हम किसी को निवेश करने के लिए बोलते तो थोड़ा सा उतना पैसा नहीं लगा था। आज देखो उस जगह पे लग रहा है, मतलब न्यू गुड़गांव में, और बिकॉज ऑफ क्योंकि एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी आसान हो गई है, द्वारका एक्सप्रेस की वजह से वो पूरा का पूरा पैसा फ्लो हो रहा है, और ये बढ़ेगा ही, वो बढ़ेगा ही। क्योंकि खरखोदा अगर स्टार्ट होगा, सोनीपत से कनेक्ट स्टार्ट हो जाएगा आसान UR2 की मदद से, तो ये तो बढ़ना ही है आपका। ओके भाई, लास्ट सवाल है, उसके बाद आज के लिए बस इतना ही। तो एक मतलब ऐसी चीज़ें अभी ऑब्वियसली, क्योंकि मोस्टली चीज़ें न्यूज़पेपर में आ जाती हैं, सारी चीज़ें जो भी न्यूज़पेपर में नहीं है, ठीक है, क्योंकि इंफ्रा का सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर होने का कुछ फ़ायदे तो होने चाहिए। देखो, ऑडियंस को भी कुछ फ़ायदे तो मिलने चाहिए। थोड़ा सा अपने पिटारे से निकाल के कुछ ऐसी न्यूज़ बताओ लोगों को कि ऐसी कुछ चीज़ें जो आने वाली हैं आने वाले टाइम में, या फिर गवर्नमेंट कुछ प्लान कर रही है, बिकॉज आजकल तो गवर्नमेंट के साथ भी बहुत काम कर रही है। नहीं ऐसा देखो, काम तो हम सबके साथ कर रहे हैं बट हाँ, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा, जैसे मैंने बोला कि एक बुलेट ट्रेन ऐसी परियोजना है ना जो कि बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा इस देश में।
ओके। पूरी मतलब जैसे आप देखते हो ना द्वारका एक्सप्रेस की वजह से गुड़गांव का पूरा मार्केट चेंज हो गया, तो वैसे बुलेट ट्रेन की वजह से ना इस पूरी कंट्री का इमेज भी चेंज होगा, मार्केट भी चेंज होगा। तो उसी बुलेट ट्रेन का एक पार्ट है जो कि मुझे जहाँ तक लगता है कि दिल्ली से अहमदाबाद वाला पार्ट पहले बनेगा। उसका एक रीज़न इसलिए भी बता देता हूँ क्योंकि देखो अहमदाबाद से मुंबई ऑलरेडी बन ही रहा है, तो वो अगर दिल्ली से अहमदाबाद बनाते हैं तो पूरा दिल्ली से मुंबई का रूट कनेक्ट हो गया, राइट। तो ये मतलब ज़्यादा प्रैक्टिकल भी है क्योंकि ये पैसा इन दोनों सिटी में बहुत फ्लो होता है। चाहे वो मुंबई की बात करो, फाइनेंशियल कैपिटल है, ये कैपिटल है, तो भाई इन दोनों के बीच में जितना पैसा फ्लो होता है उतना कहीं भी नहीं होता। और जिस रूट पे भी ये जा रहा है उन रूट पे भी पैसा अच्छा खासा फ्लो होता है। जैसे आप मान लो ये जयपुर को क्रॉस किया, ठीक है, जयपुर के बाद चलो जयपुर तो थोड़ा मैं पीछे भी थोड़ा आ जाता हूँ, दिल्ली से गुड़गांव टच किया, वहाँ भी पैसा फ्लो, फिर जयपुर आ गया, फिर इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद, वडोदरा, इन सभी जगहों को जब ये कनेक्ट करिए तो इन रूट पे पैसा अच्छा खासा फ्लो होता है। तो भाई सरकार हो या कोई भी बंदा हो, पैसा वहीं लगाएगी जहाँ पर उनको पता है कि भाई मेरे 2 रुपये जो है जल्दी रिकवर हो जाए, अगर मैं अपने 2 रुपये डाल रहा हूँ तो वही मेरे को एक रीज़न लगता है कि सबसे बड़ा है जो कि बुलेट ट्रेन का है, और वो ये रूट है जो कि दिल्ली से अहमदाबाद का होने वाला है, जिसकी वजह से दिल्ली से मुंबई पूरा एक बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर बन के तैयार हो जाएगा। और अपने दिल्ली एनसीआर वालों के लिए कुछ शहर यार दिल्ली एनसीआर वालों को तो सब पता ही है, मतलब दिल्ली एनसीआर के लिए क्या है, एक मेजर आरआरटीएस ही है जिसके ऊपर जिससे ज़्यादा मार्केट चेंज होगी अभी इनिशियली। तो बुलेट ट्रेन तो क्या है कि ये प्रपोज है जो मैंने आपको बोला, आरआरटीएस तो कंफर्म है भाई, तो आरआरटीएस तो बननी है। तो अभी फिलहाल के लिए आरआरटीएस है जो कि दिल्ली एनसीआर को बहुत बदलेगा। जो एक दौर था ना जो मेट्रो ने बदला है, वो दौर आरआरटीएस फिर से लेके आएगा कि भाई आरआरटीएस की वजह से, क्योंकि देखो मेट्रो क्या करती है ना, सिटी में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है कि सिटी के अंदर ही चल रही है। भाई दिल्ली एनसीआर है तो चलो एनसीआर में ही पूरा कवर करता है, लेकिन ये क्या ना एक सिटी से दूसरी सिटी आपको जाने में हेल्प करेगा। भाई अब दिल्ली से आपको जाना है मान लो अलवर, मेट्रो से तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मेट्रो की स्पीड उतनी हो ही नहीं सकती, तो तभी उन्होंने आरआरटीएस को इंट्रोड्यूस किया। सो आरआरटीएस इज अ सेमी हाई स्पीड ट्रेन, मतलब बुलेट ट्रेन का हाफ स्पीड होता है उसका। बुलेट ट्रेन अगर 300-350 पे चलेगी तो ये 160 पे चल रही है, तो एक समझ लो कि बुलेट ट्रेन की झलक आपको इसमें दिख जाएगी। तो मेट्रो से तो आपको बहुत डबल स्पीड या ट्रिपल भी आप कह लो, मेट्रो कितना 30-40 आपकी चलती है, जो सबसे एयरपोर्ट लाइन है वो चलती है सबसे फास्ट 80 या 90 पे चलती है, उससे ज़्यादा तो नहीं चलता, बट ये 160 है। तो ये क्या सिटी को और क्लोज ले आएगा ना। तो जो आज हम एनसीआर में ट्रैवल करने में घबराते नहीं है, फिर ये हो जाएगा कि भाई अलवर जाना है, हाँ चलो आरआरटीएस पकड़ के चल लेते हैं, अरे भाई चल वो करना जाना है क्या, चलो ठीक है आरआरटीएस से चलते हैं, जो हम मेट्रो से अभी करते हैं कि गुड़गांव से दिल्ली, दिल्ली से गुड़गांव, वो फिर आरआरटीएस ये करेगा कि भाई एक सिटी से दूसरी सिटी की कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। तो फिर तो मार्केट जो आपको ये दिल्ली, फरीदाबाद इसमें सिमटा हुआ लग रहा है, वो फिर करनाल, रेवाड़ी, अलवर तक फैल जाएगा, क्योंकि फिर ये एक्सटेंड कर रहा है ना उन सभी जगहों को। इनफैक्ट जेवर का भी तो प्लान है कि भाई जेवर एयरपोर्ट को आईजीआई एयरपोर्ट से कनेक्ट करना है, और वो पॉसिबल आरआरटीएस की मदद से होगा। तो भाई इसको अब यहीं विराम लगाते हैं, क्योंकि Thank you मुझे पता है हम बात करते रहे तो हम 2 घंटे भी बात कर सकते हैं, बट हाँ अभी के लिए आई थिंक हमने मोस्टली सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। वैसे तो हमने कुछ टॉपिक बनाए नहीं थे, कुछ ऐसा सोचा ये बस हमने एक बातें करी हैं। हाँ, सो इट इज़ ग्रेट टॉकिंग टू यू। आपसे बात करके हमेशा ही मजा आता है। सेम है ब्रो, मतलब मैं शायद आप एक लौते इंडिया के इन्फ्लुएंसर पॉडकास्टर और इन्फ्लुएंसर हो जिनके साथ में बैठ के इन्फ्लुएंसर तो नहीं हो भाई, अब इन्फ्लुएंसर ही हो भाई, रियल एस्टेट के इन्फ्लुएंसर आप, मतलब इट्स नॉट लाइक इन गुड वे कि आप चलो लोगों को गाइड कर रहे हो कि किधर इन्वेस्ट करना है, जो सबसे बड़ी बात है। कोशिश कर रहे हैं। तो आपके साथ वैसे भी बैठ के बहुत मज़ा आता है, तो इसलिए थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई ऑलवेज भाई, ऑलवेज ग्रेट होस्टिंग। इट्स लाइक हम ये जब भी बात करते तो अच्छा ही लगता है। इनफैक्ट आपके चैनल के माध्यम से अगर किसी का फला हो रहा हो तो भाई उससे ऐसा तो क्या ही हो सकता है, कोशिश वही है बस, कोशिश जारी रहनी चाहिए। चलिए थैंक यू सो Thank you. थैंक यू। इस पॉडकास्ट में हमने बात की कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एक रोल प्ले करता है आपका किसी भी मार्केट के रियल एस्टेट प्राइसेस को ऊपर या नीचे ले जाने में। तो अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है जो आपको लगता है, चाहे आप टियर 1 सिटी में रहते हो, टियर 2 में रहते हो, टियर 3 में रहते हो, जिसकी वजह से आपको लगता है कि यार यहाँ के प्राइसेस भी आने वाले टाइम में बूम करने वाले हैं, एक अच्छा रिटर्न यहाँ पे मिलेगा, और उसके बारे में हमने इस पॉडकास्ट में बात नहीं की है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर ऐसी कोई मार्केट है या कोई ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसके बारे में आप चाहते हो कि मैं आने वाले पॉडकास्ट में बात करूं या उसके ऊपर कोई सोलो वीडियो बनाऊं, तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड रियल एस्टेट से रिलेटेड अगर आपके कोई भी सवाल हैं, कहीं आपको इन्वेस्टमेंट करनी है या आपको कोई हेल्प चाहिए, तो अगेन यू हैव माई नंबर, यू कैन ऑलवेज कॉल मी एंड व्हाट्सएप मी। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू विद एवरीथिंग रिलेटेड टू रियल एस्टेट। बाकी मैं आपको मिलूंगा अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए,
जय भूमि, जय भारत।